यार हम सबका कोई ना कोई ऐसा फेवरेट कार्टून तो होता ही है जिसे हमने इतनी बार देखा होता है कि उसका एक एक सीन हमें रटा होता है। लेकिन भाई भले ही आपको हर एपिसोड और फिल्म लाइन बाय लाइन याद हो, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। अजीबोगरीब थ्योरीज से लेकर दिमाग घुमाने वाले फैक्ट्स तक। अब टाइम आ चुका है कार्टून के कुछ और ऐसे सीक्रेट्स जानने का जिन पर आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे। डैडी इश्यूज। देखो, पिक्सर की 2004 की फिल्म द इनक्रेडिबल्स में हम पार फैमिली से मिलते हैं, जिसके मुखिया हैं बॉब, जो असल में छुपकर मिस्टर इनक्रेडिबल बने हुए हैं। इस फिल्म में उनकी टक्कर विलन सिंड्रोम से होती है, जैसे बड़ी पाइन भी कहा जाता है। बचपन में बड़ी मिस्टर इनक्रेडिबल का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था और खुद को इनक्रेडिबॉय कहता था। लेकिन जब मिस्टर इनक्रेडिबल उसे भगा देते हैं तो बड़ी उनका सबसे बड़ा दुश्मन सिंड्रोम बन जाता है और भाई वो मिस्टर इनक्रेडिबल से बदला लेने के लिए पूरी पार फैमिली के पीछे पड़ जाता है। अब यार सच बताना, क्या किसी और को भी उसका ये रिएक्शन थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम नहीं लगा? मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर। खैर, एक फैन थ्योरी इस बात का राज खोलती है कि सिंड्रोम की नफरत इतनी गहरी क्यों है। वह असल में मिस्टर इनक्रेडिबल का सीक्रेट बेटा है। गोरा रंग, नीली आंखें और वो भारी सी ठुड्डी। इन दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई समानता तो है ही। और हाँ, बडी और बॉब के दूसरे बेटे डैश के बीच भी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बडी की माँ कौन है? तो रेडिट यूजर स्पूडन का मानना है कि वो साइकवेव है। वो कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उन सुपर हीरोज में से एक है जिन्हें सिंड्रोम के रोबोट ने मार गिराया था। लेकिन यार उसकी शक्ल बडी से काफी हद तक मिलती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर इनक्रेडिबल का इस सुपर हीरो के साथ कोई चक्कर रहा हो? द इनक्रेडिबल्स की बोनस डीवीडी में साइकवे खुद बताती हैं कि वो अपने माइंड कंट्रोल वाले पावर का इस्तेमाल लड़कों को पटाने के लिए करती थी। I had a crush on the quarterback of the football team, who was also my best friend's boyfriend. I psych-waved him into asking me to the homecoming dance and breaking up with Shelly. तो भाई पूरी संभावना है कि साइकवेव ने जवानी में बॉब पर भी अपनी यही पावर्स यूज किए हों, जिसका नतीजा बडी के रूप में सामने आया। याद है जब बॉब इनक्रेडिबॉय को पुलिस के हवाले करता है तो वो ये कहता है, Take this one home and make sure his mom knows what he's been doing. ये सुन के ऐसा लगता है जैसे वो बडी की माँ को पहले से जानता हो। और तो और साइकवेव का दिमाग बहुत ही तेज था, बिल्कुल सिंड्रोम की तरह। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि सिंड्रोम ने अपनी ही माँ को मारने के लिए अपने रोबोट का इस्तेमाल किया। अगर ये सच है तो ये बहुत ही खौफनाक है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। स्पूडन की थ्योरी भी ये कहती है कि अपनी माँ से तेज दिमाग मिलने के अलावा शायद सिंड्रोम में कुछ छुपी हुई टेलीपैथिक पावर्स भी थी। जब वो जेट के टरबाइन में खिंच गया था तब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गईं, जिसकी वजह से उसका दिमाग जैक के अंदर घुस गया। आपको 2018 के सीक्वल इनक्रेडिबल्स 2 वाली वो रैकून की फाइट याद है? आंखों पर काले मास्क वाले उस रैकून को सिंड्रोम का रूप माना जा सकता है और उस छोटे बच्चे के साथ उसकी लड़ाई असल में जैक के अंदर खुद और सिंड्रोम के बीच चल रही जंग को दिखाती है, जो शायद द इनक्रेडिबल्स 3 के किसी नए विलन की तरफ इशारा है। हे भगवान! और मुझे लगता था कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है। पर्ल के मम्मी पापा। चलो यार, समंदर के नीचे बिकिनी बॉटम में गोता लगाते हैं, जहां स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैट्स की वो एकदम क्रेजी दुनिया बसी हुई है। यह कार्टून पहली बार 1999 में टीवी पर आया था और भाई ये शहर ऐसे अजीबोगरीब समुद्री जीवों से भरा है जिन पर बहुत सारी थ्योरीज बनी है, जैसे कि वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से म्यूटेंट बन गए या फिर वो स्किन सूट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा और पुराना रहस्य क्रिस्टी क्रैब के मालिक मिस्टर क्रैब्स और उनकी बेटी पर्ल को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक केकड़ा और एक दूसरी स्पर्म वेल। ये चक्कर क्या है, ये कभी साफ नहीं किया गया। और पर्ल की असली माँ कौन है, ये राज भी कभी नहीं खोला गया, जिसकी वजह से कई फैन थ्योरी सामने आई है। थ्योरी नंबर 1, मिस्टर कैप्स ने पर्ल की प्रेग्नेंट माँ से शादी की थी, जो या तो गुजर गई थी या फिर पर्ल के पैदा होने के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। सीजन 9 के जेल ब्रेक एपिसोड में हमें एक वेल दिखाई दी जो पर्ल जैसी लगती है। क्या पता यही उसका असली बाप हो, जिसने क्राइम की दुनिया में जाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया हो। थ्योरी नंबर 2, मिस्टर क्रैप्स ही पर्ल के असली पापा है। बस पर्ल के अंदर उनका कोई भी केकड़े वाला जीन नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को साल 2000 में छपी स्पंज बॉब स्क्वायर पैट्स ट्रिविया बुक भी सपोर्ट करती है, जिसमें लिखा है कि पर्ल अपनी माँ पे गई है। फिर आती है थ्योरी नंबर 3। एक बहुत ही स्कैंडल वाली थ्योरी है कि मिसेस क्रैप्स ने मिस्टर क्रैप की पीठ पीछे किसी और वेल के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा ली थी और पर्ल उसी का नतीजा है। या फिर थ्योरी नंबर 4, एक थोड़ी इमोशनल थ्योरी कहती है कि क्रैप्स ने छोटी सी पर्ल को गोद लिया था।
फैंस के बनाए इस कार्टून में दिखाया गया है कि व्हेल का शिकार करने वालों ने जब पर्ल की मां को गोली मार दी तब क्रैब्स ने आकर उनकी जान बचाई। बाप रे, किसने सोचा था कि स्पॉन्ज बॉब में इतना इमोशन भी हो सकता है। इससे ये भी समझ में आता है कि क्रैब्स कांटों से इतना क्यों डरता है। खैर यार, हम ये बात कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे क्योंकि स्पॉन्ज बॉब बनाने वाले स्टीफन हिलनबर्ग ने पर्ल की बैक स्टोरी बताने से साफ मना कर दिया था। तो भाई ये अभी भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट ही बना हुआ है। पिकाचू की कठपुतली 1997 में एक हिट वीडियो गेम पर बना एक जापानी कार्टून दुनिया भर में तहलका मचाने आया और देखते ही देखते एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। पोकेमॉन लगभग 30 सालों से ऐश पूरी दुनिया में घूम घूम कर जानवरों को कैद कर रहा है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह। यार, ये तो मेरी यादों से भी ज्यादा डार्क निकला। देखो, गेम और टीवी शो दोनों में पोकेमॉन का लेवल बढ़ने पर वो इवॉल्व होकर अपने और ज्यादा पावरफुल रूप में आ जाते हैं। ऐश का साथी पिकाचू असल में सेकंड एवोल्यूशन स्पीशीज है जो अपने पहले प्यारे से पिचू के बाद आता है। पिकाचू के बाद इसकी तीसरी स्टेज आती है रायचू। लेकिन यार, जो लोग इसे लंबे टाइम से देख रहे हैं उन्होंने पक्का नोटिस किया होगा कि इतनी सारी फाइट्स लड़ने के बाद भी पिकाचू अभी तक रायचू में इवॉल्व नहीं हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सीजन 1 के 14वें एपिसोड इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन में ऐश और पिकाचू का सामना लेफ्टिनेंट सर्ज और उनके रायचू से होता है। सर्ज और उसका रायचू मिलकर पिकाचू को बुरी तरह धो डालते हैं और ऐश का मजाक उड़ाते हैं कि उसने अपने पिकाचू को इवॉल्व क्यों नहीं किया। एपिसोड में आगे चलकर पिकाचू को थंडरस्टोन से इवॉल्व होने का मौका मिलता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो फैसला करता है कि वो पिकाचू के रूप में ही सर्ज और रायचू से दोबारा लड़ेगा। अब बात ऐसी है कि गेम में कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जो एक पोकेमॉन इवॉल्व होने से पहले ही सीख सकता है। इसी पॉइंट को सीरीज में भी लिया गया। सर्ज ने अपने पिकाचू को बहुत जल्दी इवॉल्व कर लिया था और रायचू बनने के बाद वो स्पीड अटैक नहीं सीख पाया, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। और हाँ यार, इसके पीछे एक कड़वा सच भी है, क्योंकि पिकाचू इस $1 बिलियन फ्रेंचाइजी का चेहरा है, तो उसका लुक बदलने से शो की टीआरपी और मार्केट वैल्यू दोनों गिर सकती थी। लेकिन सच बताऊं तो शुरुआत में रायचू के बाद पिकाचू का एक चौथा एवोल्यूशन भी होने वाला था, गोरोचू। सिलिकोनेरा के साथ एक इंटरव्यू में पोकेमॉन के कैरेक्टर डिजाइनर कोजी निशिनो ने बताया कि इन जीवों के तीखे दांत और यहाँ तक कि सींगों का एक जोड़ा भी था। तो भाई वो देखने में शायद कुछ ऐसा लगता। बाद में पोकेमॉन वालों ने इस डिजाइन को ये कहकर कैंसिल कर दिया, जैसे निशिनो ने गेम बैलेंस के मुद्दे का नाम दिया। लेकिन मुझे तो यही लगता है यार कि वो देखने में उतना क्यूट नहीं था। तो बस ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से ब्लास्ट ऑफ कर रहे हैं ना। मेरा डरावना टोटोरो 1988 में स्टूडियो में जिबली ने माय नेबर टोटोरो रिलीज की थी। ये दो बहनों सात्सुकी और मेई की एक बहुत ही प्यारी एनिमेटेड फिल्म है जो अपनी बीमार माँ के करीब रहने के लिए गांव में शिफ्ट हो जाती है। वहां उनकी मुलाकात जंगल के एक जीव टोटोरो से होती है जो देखने में एक भालू, बिल्ली और रैकून का एकदम क्यूट सा मिक्सचर लगता है। इस फिल्म का एनिमेशन बहुत ही सुंदर है, इसकी धुन दिमाग में बस जाती है और कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्यारी सी कहानी के पीछे एक बहुत ही डार्क सीक्रेट छिपा हो सकता है? फिल्म के क्लाइमैक्स के आसपास जब उन बहनों की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ती है तो डर के मारे छोटी बहन मेई भाग जाती है। सात्सुकी पागलों की तरह से ढूंढने लगती है और उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं जिन्हें तालाब में एक जूता मिला होता है। सब ने चैन की सांस ली जब सात्सुकी ने कहा कि वो जूता मेई का नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सात्सुकी को गलतफहमी हुई हो या फिर वो झूठ बोल रही हो। एक फैन थ्योरी के हिसाब से वो जूता मेई का ही था और वो तालाब में डूब चुकी थी। उन लड़कियों को टोटोरो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो असल में एक शिनिगामी है, यानी मौत का देवता, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो मरने वाले होते हैं। जब टोटोरो कैटबस को बुलाता है जो कि एक बिल्ली है और बस भी, तो वो असल में सात्सुकी और मेई को आत्माओं की दुनिया में ले जा रही होती है। उनकी माँ अस्पताल की खिड़की से उन बच्चों को इसलिए देख पाती हैं क्योंकि वो भी मौत के बहुत करीब है और इसलिए वो उनकी आत्माओं को देख सकती हैं। और हाँ, क्या आपने इन मूर्तियों को नोटिस किया है? ये जीजो हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये उन बच्चों की आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जो कभी बड़े नहीं हो पाए, जो ये इशारा करता है कि कैसे मेई हमेशा के लिए भटकती रहेगी। बाप रे, किसने सोचा था कि टोटोरो इतना डरावना हो सकता है? खैर, मुझे इस थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मेई टोटोरो को एक ओबाके कहती है, यानी रूप बदलने वाला भूत, ना कि कोई शिनिगामी। शुगर है। और हाँ, ये थ्योरी तो एकदम बकवास हो जाती है जब आप देखते हो कि मेई और सात्सुकी बाकी लोगों से मिलते हैं और वो सब जिंदा होते हैं भाई। असल जिंदगी से प्रेरित
यार एनिमेटर्स के अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है और बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स तो सीधा उनके दिमाग की उपज होते हैं। लेकिन भाई कुछ कैरेक्टर्स असल जिंदगी के लोगों पर भी बने होते हैं, जैसे कि लिटिल मरमेड की वो विलन अर्सुला किसी असली औरत पर नहीं बल्कि डिवाइन नाम की एक ड्रैग क्वीन से प्रेरित थी। आप साफ देख सकते हो कि दोनों का स्टाइल और लुक एकदम हटकर और भारी भरकम है। लेकिन ये शैतान अर्सुला अकेली ऐसी कैरेक्टर नहीं है जो असल जिंदगी से प्रेरित है। अब 1930 के दशक की स्टार बेटी बूप को ले लो, जो अपने जैज फ्लैपर लुक और उस अजीब से कैच फ्रेज के लिए फेमस थी। अक्सर कहा जाता है कि ये कैरेक्टर सिंगर हेलन केन पे बना था, जिनके वैसे ही छोटे बाल थे, जो एकदम बच्चों जैसी पतली आवाज में बोलती थी और उनका कैच फ्रेज भी बिल्कुल वैसा ही था। बेटी बूप की पॉपुलैरिटी बढ़ने पर केन ने भी ये समानता देखी और 1932 में कार्टून बनाने वाले फ्लेशर स्टूडियोज पर हर्जाने के तौर पर $2.5 लाख का केस ठोक दिया, जो आज के हिसाब से $5.8 मिलियन से भी ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि उनका लुक और बूप बूप अडूप वाला डायलॉग बिना परमिशन के चुराया गया। यहाँ तक कि कंपनी के मालिक मैक्स फ्लेशर ने भी ये माना कि उन्होंने 1930 में केन का लाइव परफॉर्मेंस देखा था। हालांकि फ्लेशर ने ये बहाना मारा कि गानों के बीच में अजीब से शब्द घुसाना तो स्केट सिंगर्स के लिए एकदम आम सी बात है, जैसे कि कैब कैलोवे। फ्लेशर के सपोर्ट वाले ये भी कह सकते हैं कि बेटी बूप 1930 में शुरुआत में एक फ्रेंच पूडल कुत्ता थी, जो बाद में एक इंसान बन गई और उसके लटके हुए कान इयररिंग्स में बदल गए। लेकिन केन के लिए बुरा हुआ यार, क्योंकि जज ने उनका केस खारिज कर दिया सबूतों की कमी की वजह से। मुझे तो लगता है कि वो जज अंधा और बहरा दोनों था भाई। अंतर ढूंढो भाई। लोग अलग अलग देशों के कल्चर के हिसाब से फिल्म को फिट करने के लिए फिल्म बनाने वाले अक्सर कुछ सीन्स में थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश वाला वर्जन ही देखते हैं। जैसे कि टॉय स्टोरी 2 का वो सीन जहां बज वुडी को बचाने के लिए एकदम मोटिवेशनल स्पीच देता है। ओरिजिनल अमेरिकन वर्जन में उस सीन के बैकग्राउंड में अमेरिका का झंडा होता है, लेकिन इस डर से कि दुनिया भर के लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिल्म बनाने वालों ने पूरी दुनिया के लिए उस झंडे को हटाकर एक घूमता हुआ ग्लोब दिया। और जूटोपिया की बात करें तो अलग अलग देशों में न्यूज पढ़ने वाले जानवर भी अलग अलग दिखाए गए। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में न्यूज एंकर पीटर मूसब्रिज नाम का एक मूस है, जैसे कनाडाई न्यूज एंकर पीटर मेंसब्रिज ने अपनी आवाज दी है। लेकिन जापान वाले वर्जन में ये एक तनुकी है, जो कि जापान की कहानियों में पाए जाने वाला एक जीव है। चीन में उसका नेशनल सिंबल पांडा है और ऑस्ट्रेलिया में कोआला है, क्योंकि भाई वो ऑस्ट्रेलियन है। और हाँ, बोनस फैक्ट सुन लो, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में इस फिल्म का नाम जूटोपोलिस रखा गया था। लेकिन भाई जर्मनी ने तो सबसे धांसू नाम रखकर बाजी मार ली, जुमेनिया। जब ये यूके में रिलीज हुई तो डिज्नी ने कहा कि नाम इसलिए बदला ताकि फिल्म को एक अलग पहचान मिले। लेकिन यह बाकी लोगों का कहना है कि कॉपीराइट का चक्कर था, क्योंकि डेनमार्क के ग्विस्क्विड में जूटोपिया नाम का एक चिड़ियाघर है, जिसने 2010 से ही यूरोप में इस नाम के राइट्स ले रखे हैं। मतलब यार नाम तो गजब है, पहले ही जुगाड़ कर लिया। बहुत बढ़िया डेनमार्क। कुत्तों को किसने बाहर निकाला? यार जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए पॉ पेट्रोल एक ऐसा शो है जो सच में भौकाल मचा देता है। ये शो राइडर नाम के एक छोटे बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, जो पॉ पेट्रोल नाम के बोलने वाले और इंसानों जैसे काम करने वाले रेस्क्यू पिल्लों की एक टीम को लीड करता है। अब आप सोचेंगे कि ये कार्टून तो बस बच्चों के मजे के लिए है, लेकिन भाई आप गलत हो। ये शो देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल घूमते हैं। मैंने इसके क्रिएटर कीथ चैपमैन से जवाब मांगने की कोशिश भी की थी, और अब नतीजा ये कि मेरे खिलाफ पुलिस की रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गई है। तो यार मैं दुनिया के सबसे भरोसेमंद सोर्स का सहारा लूंगा, ट्विटर या एक्स या जो भी नाम अब एलन मस्क ने इसका रख दिया हो। चलो एक सिंपल सा सवाल शुरू करते हैं। इस पॉ पेट्रोल को पैसा कौन दे रहा है भाई? कुछ लोगों का मानना है कि राइडर एक अरबपति बच्चा है, जिसके माता पिता तो गुजर गए या उसे छोड़ गए, और वो अपनी इसी अकूत दौलत का इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये सुपर इंटेलिजेंट कुत्ते बना रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि एडवेंचर बे शहर पॉ पेट्रोल को काम पे क्यों रखता है? इमरजेंसी सर्विस के लिए कुत्ते, ये तो कोई बहुत ही समझदारी वाला फैसला नहीं लगता है ना। मुझे जो जवाब सबसे सही लगता है वो है रीस डी विले का, जिनका मानना है कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें इमरजेंसी सर्विस के सारे लोग मारे गए, और उस तबाही ने एडवेंचर बे की लीडर मेयर गुडवे को एकदम पागल कर दिया है, क्योंकि इंसानों के काम के लिए कुत्तों को नौकरी पर रखना कोई पागल ही कर सकता है भाई। और हाँ, उसके मरे हुए पति की आत्मा असल में चिकलेटा मुर्गी के शरीर में घुस गई है।
यार ये थ्योरी तो एकदम सही लग रही है ना। मुझे वैसे सही लग रहा है ये। आखिर में ये कुत्ते इतने समझदार हो कैसे गए ये समझ नहीं आ रहा। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली थ्योरी तो सुन ली, लेकिन उससे ये समझ नहीं आता कि पॉ पेट्रोल की दुनिया का हर कुत्ता बोलना कैसे सीख गया। अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि इंसानों और कुत्तों के बीच कोई भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कुत्ते जीत गए और उन्होंने इंसानों की सत्ता उखाड़ फेंकी। और राइडर उनका लीडर नहीं है, वो तो बस एक बिचौलिया है और चेस का पालतू इंसान है जो कि असल लीडर है। अगर अब इंसान कुत्तों के गुलाम हैं तो इससे भी ये भी साबित होता है कि एडवेंचर बे के सारे लोग इतने बेवकूफ और बच्चों जैसे क्यों लगते हैं। तो क्या पॉ पेट्रोल की कहानी दुनिया तबाह करने के बाद की है? शुक्र है यार, मैंने ये कंफ्यूजन भी दूर कर दिया है। क्या चल रहा है डॉक? यार आपको पता है, जब बक्स बनी जमीन से अपना सर बाहर निकालता है तो गाजर चबाता है और पूछता है What's up, Doc? ठीक है यार, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर यहाँ असल में डॉक्टर या डॉक है कौन? इसका राज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जब लूनी ट्यून्स बनाने वाले टेक्स एवरी की डायरेक्ट की गई 1940 की शॉर्ट फिल्म अ वाइल्ड हेयर में बक्स का ये क्लासिक डायलॉग पहली बार सामने आया। What's up, Doc? एनिमेटर ने बताया था कि 1920 के दशक में उनके होम टाउन टेक्सास में डॉग शब्द बिल्कुल डूड या यार की तरह इस्तेमाल होता था। उनके हिसाब से स्कूल में चलते फिरते हे डॉग और क्या चल रहा है डॉग जैसे डायलॉग सुनना एकदम आम सी बात थी। और रही बात उस गाजर चबाने वाले स्टाइल की, तो ऐसा माना जाता है कि बक्स बनी का ये स्टाइल क्लार्क गेबल की 1934 की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट से लिया गया था। इस फिल्म में गेबल एक ऐसे जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हैं जिसे गाजर चबाने का बड़ा शौक होता है। I'm going to write a book about it called The Hitchhiker's Tale. There's no end to your accomplishments. अगर आपको गाजर से जुड़े फैक्ट्स पसंद हैं तो आपको ये जानकर मजा आएगा कि बक्स बनी की आवाज रिकॉर्ड करते समय वॉइस एक्टर मेल ब्लैक को वो असली क्रंची साउंड लाने के लिए सच में गाजर चबानी पड़ती थी। उन्होंने सेब और अजवाइन जैसी दूसरी सब्जियां भी ट्राई की थी, लेकिन उनमें से किसी की भी आवाज गाजर जैसी एकदम कड़क नहीं आई। अब यार मुंह में गाजर भर के डायलॉग बोलना आसान तो नहीं था, इसलिए वो तुरंत गाजर को पास रखी एक बाल्टी में थूक देते थे और फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। इसी बात से ये अफवाह उड़ गई कि ब्लैक को गाजर से एलर्जी है, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं था। असल में उन्हें बस गाजर का स्वाद कुछ खास पसंद नहीं था। तो भाई यही राज है उस क्या चल रहा है डॉक वाले डायलॉग का, समझ गए? फेरी वाले का पंगा। चलो यार अग्रबा की सैर करते हैं, जो डिज्नी के 1992 वाले फेमस म्यूजिकल कार्टून अलादीन का शहर है। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक रहस्यमय फेरी वाले से होती है जो हमें अलादीन की कहानी सुनाना शुरू करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि फिल्म खत्म हो जाती है और उस फेरी वाले का दोबारा कोई जिक्र तक नहीं होता? ऐसा क्यों? एक बहुत ही फेमस फैन थ्योरी के हिसाब से वो फेरी वाला असल में भेष बदल कर आया हुआ जिनी है। और ये बात सच भी लगती है क्योंकि रॉबिन विलियम्स ने दोनों कैरेक्टर्स को आवाज दी है। दोनों के हाथों में सिर्फ 4 उंगली हैं और दोनों का एकदम पागलपन वाला अंदाज भी बिल्कुल सेम है। सालों तक इस अफवाह के उड़ने के बाद 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर्स जॉन मस्कर और रॉन क्लेमेंट्स ने फाइनली यह कंफर्म कर दिया कि ये थ्योरी एकदम सच थी। उन्होंने बताया कि फिल्म के ओरिजिनल ड्राफ्ट में कहानी के आखिर में वो फेरी वाला अपना असली रूप दिखा देता है। I told you, things are never quite what they seem, are they? एकदम अचानक मुझे पसंद आया। क्लेमेंट्स ने बताया कहानी में बदलाव और थोड़ी एडिटिंग के चक्कर में वो क्लाइमैक्स वाला सीन कट गया। वैसे डायरेक्टर्स ने सिर्फ इसी एक फैन थ्योरी का खुलासा नहीं किया। लंबे समय से ये भी माना जाता रहा है कि अलादीन असल में एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां पहले कोई बड़ी तबाही मच चुकी है। इसके बारे में मैंने कुछ साल पहले स्कैरियस्ट डिज्नी मूवी थ्योरीज दैट विल रूइन योर चाइल्डहुड वाले वीडियो में भी बात की थी। अरे यार मैंने उस थ्योरी के बारे में क्या कह दिया? ये थ्योरी एकदम लॉजिकल लगती है क्योंकि आखिर किसको पता है कि भविष्य में धरती कैसी दिखाई देगी, है ना? ओह, और पता चला कि मैं उस बात में एकदम गलत था। क्लेमेंट्स ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अलादीन की कहानी किसी बहुत दूर के भविष्य पर आधारित है। सच तो यह है कि भाई फिल्म की ओरिजिनल लोकेशन इराक का बगदाद शहर थी, लेकिन फिल्म बनते समय खाड़ी युद्ध छिड़ गया और डायरेक्टर्स को वो लोकेशन बदलने का ऑर्डर दे दिया गया। तो क्लेमेंट्स ने बगदाद नाम के अक्षरों को आगे पीछे किया और एक नया नाम अग्रबा बना दिया। मिडिल ईस्ट का एक जादुई शहर जिसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। खैर जफर के डायलॉग में कहूँ तो इस आइडिया में दम तो है भाई। The idea has merit. Yes! स्रोकॉन। आपको लगता होगा कि एरियल इकलौती डिज्नी प्रिंसेस थी जिसकी आवाज चोरी हुई थी, लेकिन भाई सच तो यह है कि स्नो वाइट के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम सब 1937 की फिल्म स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस स्टार एड्रियाना कैसलोटी की कहानी जानते हैं जिसने स्नो वाइट को अपनी आवाज दी थी और कैसे वॉल्ट डिज्नी ने उसका करियर बर्बाद कर दिया।
150 अलग अलग एक्ट्रेसेस में से 18 साल की कैसेलोटी ने अपनी मीठी आवाज के दम पर इस मेन कैरेक्टर का रोल जीता था। देखो, डिज्नी शायद दुनिया के सबसे महान फिल्म मेकर्स में से एक होंगे, लेकिन जब अपने स्टाफ को पैसे देने की बात आती थी ना, तो उनकी जेबें बहुत गहरी और हाथ बहुत छोटे थे। कैसलोटी को रोज के सिर्फ $20 मिलते थे, जिसका टोटल हुआ $970, जो आज के हिसाब से करीब $20,000 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, जो कि कुछ भी नहीं है यार। खासकर ये देखते हुए कि पिछले 80 सालों में इस फिल्म ने कंपनी को कितना तगड़ा पैसा कमा के दिया है। किसी भी वॉइस एक्टर को फिल्म में क्रेडिट नहीं दिया गया और डिज्नी ने कभी भी पब्लिकली कैसलोटी की इस मेहनत की तारीफ नहीं की। उस समय फेमस एंटरटेनर जैक बेनी अपनी रेडियो शो पर एड्रियाना को बुलाना चाहते थे, लेकिन डिज्नी ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा, पुराने अमेरिकन टोन में, माफ करना लेकिन इस आवाज का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता। मैं स्नो वाइट के इस जादू को खत्म नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि डिज्नी ने उनसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था जिससे वो फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकती थी। हालांकि यार मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला। आप 1939 के म्यूजिकल द विजार्ड ऑफ ओज और 1946 की क्रिसमस फिल्म इट्स अ वंडरफुल लाइफ में उनकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन भाई एड्रियाना को उसके बाद की कोई भी बड़ा रोल नहीं मिला और बाद में उन्होंने ओपेरा, सिंगिंग, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में हाथ आजमाया। डिज्नी का अजीब रवैया और एड्रियाना को स्नो वाइट के नाम पर खुद को प्रमोट न करने देना, शायद इसी वजह से उनका पूरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वॉल्ट डिज्नी के साथ कभी कोई डील मत करना यार। द 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो भाई लोग, इस सीरीज के पिछले हिस्से में आपको याद होगा कि हमने खुलासा किया था कि टार्जन शायद फ्रोजन की एल्सा और एना का सीक्रेट भाई हो सकता है, और यह फ्रोजन के डायरेक्टर क्रिस बक ने खुद इस थ्योरी को सच मान लिया है, बिना किसी शक के, क्योंकि फ्यूचर में इन दोनों का कोई जबरदस्त क्रॉसओवर बनाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन शायद टार्जन अकेला ऐसा भाई बहन नहीं है जिसे इस परिवार ने दुनिया से छुपा रखा है। अब देखो, हमें पता है कि फ्रोजन और टेंगल रे की दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि एना के फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर गाने के दौरान हम सच में रेपंजेल और फ्लिन राइडर को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी फिल्म टेंगल के एड में दिखते हैं। लेकिन यार, बाल कटने से पहले वाली रेपंजेल की शक्ल इन दोनों बहनों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। क्या वो इनकी कोई बिछड़ी हुई रिश्तेदार हो सकती हैं? कोई चचेरी बहन या शायद सगी बहन? ठीक है यार, सगी बहन होने वाली बात तो थोड़ी मुश्किल लगती है। मेरा मतलब है, हमने रेपंजेल के मम्मी पापा को देखा है कोरोना